दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो टू नेशन थ्योरी के तहत इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में बांट दिया गया। भारत के पंजाब और बंगाल के बंटवारे के साथ ही जन्म हुआ पाकिस्तान का। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आज 75 सालों बाद भी ये सही मायनों में एक नेशन स्टेट नहीं बन पाया है। कुदरत ने पाकिस्तान को खुद को यूनाइट करने का भरपूर मौका दिया, लेकिन उसने कभी अपनी प्रायोरिटीज को खास तवज्जो नहीं दी और इसी का नतीजा है कि आज इतने सालों बाद भी पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट कहा जाता है। कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट का आगाज कर देता है, या कभी पाकिस्तान का कोई स्टेट उससे अलग होने की मांग करता है। फिर चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का गिलगिट बल्चिस्तान, ये सब पाकिस्तान के चुंगल से मुक्त होकर आजाद होने की मांग करते हैं। इन सब के बावजूद आज पाकिस्तान में एक और बड़े संकट की वापसी होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट आज पाकिस्तान में अपना फुटहोल्ड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। मिनिस्ट्री का कहना है कि TTP के रीऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल एक्सपेंशन से उसकी मिलिटेंट एक्टिविटी तो लगातार बढ़ ही रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ये रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और सुसाइड बॉम्बर की प्लानिंग का प्रोग्राम भी चला रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए ये दूसरे मिलिटेंट ग्रुप का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस्लामिक स्टेट के अटैक्स का बढ़ना और भी बड़े कंसर्न का मुद्दा बन जाता है। ऐसे में इन सब के मायने क्या है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब डेवलपमेंट को डिकोड करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, और हो सके तो इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान में टेररिज्म के रूट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात है महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर की। जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई तो ब्रिटिशर ने उनके सिख एम्पायर को ओवरटेक कर लिया और तभी से सिख एम्पायर का बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर में बदल गया। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिमार्केट किया गया। इसे ब्रिटिश ऑफिसर मोर्टिमर दुरंत के नाम पर दुरंत लाइन कहा जाने लगा। भारत के पार्टीशन के बाद ये बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में तब्दील हो गया। दुरंत लाइन ने इस रीजन की डोमिनेट पश्तून कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न बलोचिस्तान पश्तून मेजोरिटी में है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में पश्तून कुल 18% है, जबकि अफगानिस्तान में इनकी पॉपुलेशन 40% है। पाकिस्तान में मौजूद पश्तून कम्युनिटी अफगानिस्तान के साथ यूनाइट होने की मांग करती है। वहीं दूसरी ओर आज तालिबान का सिक्का भी पश्तून नेशनलिज्म के बेसिस पर ही चलता है। तालिबान का कहना है कि ब्रिटिशर ने 19th सेंचुरी के एंग्लो अफगान वॉर में ग्रेटर अफगानिस्तान से उसका एक मेजर हिस्सा छीन लिया। यही कारण है कि अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में रह रहे पश्तून दुरंत लाइन को अपना लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं मानते। ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी दोनों देशों के बीच के रिलेशन खराब करने का एक बड़ा कारण है। वैसे तो इसको पिछले 130 सालों से सोल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक इसमें कोई भी सफल नहीं हो पाया है। इस बॉर्डर डिस्प्यूट ने यहाँ पर टेरर को बिल्ड करने का भी काम किया है। असल में अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो एक दौर में अमेरिकन इंपीरियलिज्म के साथ साथ सोवियत इंपीरियलिज्म का भी शिकार हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। इसी टाइम पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अफगान टेरिटरी को अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ में तब्दील करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। और इसीलिए जब 1989 में सोवियत यूनियन यहाँ से चला गया तो पाकिस्तान आर्मी ने यूएस की आर्मी के साथ मिलकर साउदर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की पश्तून ट्राइब्स को ऑर्गेनाइज किया और उनको एक बड़ी फाइट फोर्स में तब्दील किया। मुजाहिदीन की इस आर्मी को तालिबान कहा जाने लगा। दोस्तों, पश्तून में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स। मिड 90s में तालिबान ने नॉर्दर्न अफगानिस्तान की ट्राइब्स को सरपास करना शुरू किया और 1996 तक काबुल को कैप्चर कर लिया। साथ ही अफगानिस्तान पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स के लिए सेफ हेवन बन गया। इसी के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर में भारत के खिलाफ अपना प्रॉक्सी वॉर शुरू किया, लेकिन 9/11 ने इस पूरे रीजन की काया पलट दी। 9/11 के रिस्पॉन्स में शुरू हुए वॉर ऑन टेरर के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान, जिसने यूएस की मदद से अफगानिस्तान और अपनी खुद की टेरिटरी में ये टेररिस्ट ग्रुप तैयार किए थे, वो अब यूएस के वार ऑन टेरर में वेस्टर्न वर्ल्ड का फ्रंट लाइन अलाई बन गया। पाकिस्तानी आर्मी की रन विद हेड्स एंड हंट विद हॉर्न्स यानी कि एक ही टाइम पर दो अपोजिट साइड को फेवर करने की पॉलिसी उनको बहुत ही भारी पड़ी। यूएस का साथ देने की वजह से नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की पश्तून ट्राइब्स पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसके बाद अफगान तालिबान से टूटकर उन्होंने खुद को तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी तालिबान के रूप में एस्टेब्लिश किया और इसने पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के पास एक बड़े एरिया को कैप्चर किया। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान
पाकिस्तान को टीटीपी के अटैक्स ने बुरे तरीके से छलनी किया। देश के रिसोर्सेज, उसकी इकोनॉमी और मैन पावर को एक बड़ा झटका लगा। ये शौक 1971 में हुए इंडो पाक वॉर से मिली हार के शौक से भी ज्यादा इंटेंस था। साल 2006 से साल 2015 तक टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी के साथ गुरिल्ला वॉर लड़ती रही। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के ऊपर एक के बाद एक वायलेंट अटैक करने शुरू कर दिए। दिसंबर 2007 में हुई बेनजीर भुट्टो की मौत में भी टीटीपी का ही हाथ बताया जाता है। इसके बाद साल 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में टीटीपी का अब तक का सबसे निर्दयी रूप देखने को मिला। अगर आपको याद हो तो इस अटैक में दिन दहाड़े पाकिस्तानी आर्मी के 132 बच्चों को मार दिया गया। इस अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने टीटीपी के खिलाफ एक मैसिव रिटेलिएशन लॉन्च किया, जिससे टीटीपी को बहुत ज्यादा चोट पहुंची और वो टूटकर बिखर गया। इसके बाद टीटीपी की लीडरशिप ने अफगानिस्तान में जाकर शरण ली और इसी पॉइंट पर उनको सस्टेन करने में अफगानिस्तान तालिबान ने उनकी बहुत मदद की। साल 2021 में जब यूएस ने अफगानिस्तान को छोड़कर जाने का फैसला लिया और अफगान तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया, तब तालिबान की मदद से टीटीपी को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। और अगर आप गौर करें तो जब से अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में गया है, तभी से पाकिस्तान में टीटीपी के अटैक्स की एक लंबी सीरीज शुरू हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन वेपन्स को अमेरिका की फोर्सेज यहाँ पर छोड़कर गई थी, उनकी मदद से टीटीपी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज पर 2023 में 250 अटैक कर चुका है और इसमें लगभग 433 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नवंबर 2023 को एक मीडिया पब्लिकेशन में ये सामने आया कि एक दशक के बाद टीटीपी ने स्वात वैली में अपने एक्सटॉर्शन रॉकेट की भी वापसी की है। दोस्तों, स्वात वैली खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सोर्सेज की माने तो यहाँ पर रहने वाले कई अमीर और मशहूर लोगों को अननोन नंबर से बड़ी फिरौती की मांग की जा रही है और अगर वो देने से मना करते हैं तो उनको मारने की भी धमकी दी जा रही है। इसके अलावा टीटीपी ने गिलगिट बाल्टिस्तान में भी अपने नए रिक्रूटमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। साथ ही यहाँ पर लोकल्स और बिजनेसेस पर भी अटैक की खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ साल पहले तालिबान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी तालिबान के बीच एक सीज फायर मीडिएट किया था, जिसके तहत टीटीपी की बहुत सी मांगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरा भी किया, लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। दोस्तों, टीटीपी का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से पूरी तरीके से पेशेंस मेंटेन किया है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक्स जारी रखे हैं। आज जब सीज फायर एग्रीमेंट को टीटीपी ने एक तरफा तोड़ दिया है तो पूरे पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक डर और भी है कि जिस तरीके से सीज फायर को अफगान तालिबान के द्वारा ब्रोकर किया गया था, उसी तरह से इसको खत्म करने में भी उसने अहम भूमिका निभाई है। आप कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि अफगान तालिबान और टीटीपी भले ही अलग अलग हों, लेकिन ये दोनों काफी लंबे टाइम से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच अब एक नए एक्टर की वापसी हो चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट की लोकल यूनिट्स हैं। असल में 1980s में यूएसएसआर के अफगानिस्तान इन्वेजन के दौरान अमेरिका ने जिस तरह से सोवियत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा, उसका असर सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं रहा। उसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में टेररिज्म का राइज हुआ। जिस तरह से अमेरिका भर भर के अफगान मुजाहिदीनों को फंड्स और हथियार प्रोवाइड कराता था, ठीक उसी तरह यूएस बैक इंसर्जेंस और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यमन से लेकर सीरिया और लीबिया तक देखे गए। अमेरिका डेमोक्रेसी को सेव करने के नाम पर सोवियत बैक्ड रूलिंग ग्रुप्स के खिलाफ रेबल्स को सपोर्ट करते हुए अपने एम्बिशन को फुलफिल करता रहा। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका मेन मकसद मिडिल ईस्ट में अपने ऑयल इंटरेस्ट को सिक्योर करना और वहां पर अपना वर्चस्व कायम करना था। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इराक है, जहां यूएस ने साल 2003 में अटैक्स किया। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से ये दावा किया गया कि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट सीक्रेटली मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बना रही है, लेकिन बाद में सामने आया कि वो दावे गलत थे। कुछ स्कॉलर्स ये भी दावा करते हैं कि इराक पर यूएस इंटेलिजेंस को बुश ने जानबूझकर हाइप किया था, क्योंकि उसका मेन मकसद इस रीजन में अपनी डोमिनेंस और हेजमनी को स्टैब्लिश करना था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सद्दाम की गवर्नमेंट प्रो पीपल थी, लेकिन अमेरिकन इन्वेजन ने वहां के लोगों की जिंदगी बद से भी बदतर बना दी। ऊपर से अमेरिका इस रीजन के कई डिक्टेटरों को सपोर्ट करता रहा और इसीलिए ये सब वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कर रहा था। ये भी एक मिथ है। असल में डिमोनिस्ट्रेशन इफेक्ट नामक एक टेक्निक का यूज करके अमेरिका खुद के सुपर पावर स्टेटस को पोर्ट्रे करना चाहता था। इस वॉर ने भी इराकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को डीस्टेबलाइज कर दिया और बाद में अपने अधिकतर ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया, यानी कि वैसा ही जैसा उसने अफगानिस्तान में किया। दोस्तों, इराक वॉर से पैदा हुई इंसर्जेंसी का असर पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ और इसी इंस्टेबिलिटी के बीच इस रीजन में आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों ने जन्म लिया। अब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर वापस आए तो अफगानिस्तान से अमेरिका के विड्रॉल के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। तालिबान के टेक ओवर के बाद कुछ टाइम तक तो चीजें शांत रही। पाकिस्तान भी ये उम्मीद कर रहा था कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के साथ उनके बरसों पुराने डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे
पाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने तालिबान की इंटरनल गवर्नेंस में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो तालिबान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। साल 2022 के दिसंबर महीने में दुरन लाइन पर दोनों की फोर्सेस के बीच एक बड़ा क्लैश हुआ। तभी से इन दोनों के संबंध फिर से बिगड़ने शुरू हो गए। बीच बीच में पाकिस्तान ने दुरन लाइन पर फेंसिंग मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के दुरन लाइन पर फेंसिंग करने के एफर्ट को बार बार अटैक किया। दोस्तों यहाँ पर आयरनी ये है कि जब तालिबान ने लास्ट ईयर अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, उस टाइम सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया था। पाकिस्तान इस टेक ओवर को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की जीत बता रहा था। पाकिस्तान ने तालिबान के रिजीम को सपोर्ट कर उनके साथ अपने लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, लेकिन तालिबान के टर्म एंड कंडीशन अपने फेवर में नहीं कर पाए। देखा जाए तो डिस्प्यूट तब भी वही था और आज भी वही है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान दुरन लाइन पर कब्जा करना चाहता है, जो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यानी जिस तालिबान को पाकिस्तान कुछ टाइम पहले तक सपोर्ट कर रहा था, वही तालिबान उसको आंखें दिखाने लगा है। आपने कहावत तो सुनी होगी, एज यू शो सो सेल यू रीप, यानी कि जैसा बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और आज पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। आपने देखा कि तालिबान को सपोर्ट कर अमेरिका जैसी सुपर पावर भी सेफ नहीं रह पाई, तो पाकिस्तान की तो बात ही बहुत दूर की है। और आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अफगान तालिबान या पाकिस्तानी तालिबान से नहीं बल्कि ISI से है। आइए अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद आप पाकिस्तान की मौजूदा हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान में अटैक्स के इस जंगल में दाइश जैसा सेल्फ प्रोक्लेम्ड इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट ग्रुप भी अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से ISIS पाकिस्तान के सियास और माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बना रहा है। लास्ट मंथ नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा में एक पॉलिटिकल गैदरिंग में एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पहले इसका शक भी पाकिस्तानी तालिबान पर गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ISIS के एक लोकल आउटफिट इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस यानी ISKP ने इन अटैक्स की जिम्मेवारी ली। असल में इन बॉम्बिंग का टारगेट कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान द्वारा लीड की जा रही पाकिस्तान की राइट विंग पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टी JUI थी। JUI पाकिस्तान की रूलिंग कोलिशन का भी एक हिस्सा थी और JUI के वॉलंटियर इस रैली में आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। इस्लामिक स्टेट इससे जुड़े बहुत से कट्टरपंथियों को अपना निशाना बना चुका है। यहाँ पर इस डेवलपमेंट का सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं और ये अपने रीजन में एक दूसरे के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान में भी ये दोनों ग्रुप अपने इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान लीडरशिप ने इस्लामिक स्टेट की हाइडआउट के खिलाफ कुछ रेड भी की थी, जिसके बाद उनको खूब पब्लिसाइज किया गया। इन सब के अलावा अप्रैल में US ऑफिशियल ने कहा था कि तालिबान ने ISKP के मास्टरमाइंड की किलिंग में भी कोऑर्डिनेट किया था। इस मास्टरमाइंड ने साल 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड बम्बिंग को अंजाम दिया था। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जब से US ने अफगानिस्तान से पुल आउट किया है, अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बन चुका है। US विड्रॉल के बाद ISKP के ने वेस्टर्न मिलिट्री द्वारा छोड़े गए हथियारों को भी कैप्चर किया है और एक्सपर्ट की माने तो तालिबान की रिसेंट ट्रेड ने ISKP को और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। इस्लामिक स्टेट के रीजनल आउटलेट ये क्लेम करते हैं कि उनका ग्रुप ही इस्लामिक मिलिटेंसी का रियल फेस है। वो कहते हैं कि तालिबान ने US के साथ डील करके उनके सपोर्टर को धोखा दिया है, इसलिए शुरू से ही इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में तालिबान के बेसिस को अपना टारगेट बनाया है। लेकिन आज ISKP अफगानिस्तान तालिबान के राइस और उनके ओवरसीज सपोर्टर जैसे कि पाकिस्तानी तालिबान और JUI को भी अपना टारगेट बना रहा है। अब तो दोस्तों पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी डिसॉल्व करी जा चुकी है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे सेंसिटिव टाइम है, जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे और जाहिर है कि उनके लिए इलेक्शन कैंपेन भी होंगे। इलेक्शन सीजन में TTP, ISPK और बाकी ग्रुप भी अटेंशन सीख करने और अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे और पॉलिटिकल गर्मा गर्मी के अंगारों पर ये टेरर ग्रुप्स भी अपने फायदे की रोटियां सेकते रहेंगे। दहशतगर्दी का माहौल बना रहेगा और पाकिस्तान फिर अपने बोए हुए बबूल के कड़वे फूलों का स्वाद चखेगा। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।